चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी पे उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालेंगे। उसका नाम है दुलाई वाली। तो ये है बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। तो दुलाई वाली आधुनिक हिंदी कहानी की प्रारंभिक रचना है। याद रखेंगे ये सब पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी कहानी की आरंभिक कहानियों में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों में से इंदुमती 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली को उन्होंने भाव प्रधान कहानियों में से एक माना है। भाव प्रधान मतलब इमोशनल कहानियों में से एक माना है। दुलाई वाली की रचयिता बंग महिला है और बंग महिला का असली नाम है राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला के नाम से वे लिखती थी, परंतु वास्तविक नाम उनका राजेंद्र बाला घोष था। यह कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र बाला घोष हिंदी नवजागरण की पहली लेखिका थी। उसमें बहुत कम स्त्रियां लिखती थी, जिसमें वो एक थी। उनके आक्रामक लेखन ने पुरुष सत्तात्मक समाज पर जोरदार प्रहार किया और उन्होंने स्त्री शिक्षा और इसकी स्वतंत्रता को अपने साहित्य में मुख्य स्थान दिया। जो उस समय जो पुरुष सत्तात्मक जो समाज था उसके विरोध में उन्होंने स्त्री शिक्षा और उसकी स्वतंत्रता पर मुख्य जोर दिया कि स्त्रियों को उसमें स्त्री शिक्षा नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक तरह कह सकते हैं कि अपने साहित्य में उसको स्थान दिया कि नहीं होना चाहिए। राजेंद्र बाला घोष का जन्म वाराणसी में 1882 ईस्वी में हुआ था और उनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष था। उनका परिवार बंगाल से वाराणसी आकर बस गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा माता जी के संरक्षण में हुआ। उनकी पढ़ाई पहले माता जी के साथ मतलब उनकी माता जी के संरक्षण में हुई थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ थी, याद रखिएगा। सबसे पहले उन्होंने लिखी थी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। फिर दूसरा है कुंभ में छोटी बहू 1906 में। मैंने एक डेट्स मैंने उसका समय भी लिख दिया है कि कौन पहले है क्रम से। पहले है चंद्रदेव की से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, फिर उसके बाद लिखा है दुलाई वाली 1907 में, भाई बहन 1908 में, दलिया 1909 में। तो दुलाई का अर्थ क्या होता है? ये कहानी तो है दुलाई, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? तो कपड़े की 2 परतों में रुई भरकर सिला हुआ ओढ़ने का मोटा कपड़ा या पतली रजाई। यहाँ पे होगा या पतली रजाई। यह एक फारसी भाषा है। ये जो दुलाई है ये फारसी भाषा है। कहानी के सृजन में परंपरा से हटकर मौलिकता एवं कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया गया है। कहानी का आरंभ काशी के 10वां समेघ में घाट से आरंभ होता है और इस कहानी का अंत इलाहाबाद में जाकर होता है। ये जो कहानी है वो काशी से स्टार्ट होती है और अंत उसका इलाहाबाद में होता है। ये रेल यात्रा है। इस पूरी कहानी में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि रेल यात्रा है। तो कहानी स्टार्ट होती है काशी से और अंत होता है इलाहाबाद में। ये सब आपको जान लेने से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं, घबराएंगे नहीं। इस कहानी में मुगलसराय, काशी, कोलकाता, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों का वर्णन मिलता है। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं कि किन किन स्थानों का वर्णन मिलता है। इसमें तत्कालीन परिवेश मतलब कि जो उस समय जिस तरह का वातावरण था उस तरह का उन्होंने वर्णन किया है। स्त्री पुरुष की क्या सोच थे, पुरुषों को औरतों के प्रति क्या सोच थी, इसमें ये भी पता चलता है और उनके मनोभावों का उल्लेख इसमें दृष्टिगोचर होता है। एक नव नवेली दुल्हन होती है वो कैसा व्यवहार करती है, समाज से कैसे डर के रहती है, इसमें ये सब भी
बताया गया है कहानी में। इसमें शुद्ध हिंदी बोली का प्रयोग किया गया है, परंतु कहानी के बीच में देसी भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जो मिर्ज़ापुर की लोक भाषा है। वहीं की लोक भाषा को उन्होंने विस्तार पूर्वक लिखा है। उस कहानी में उन्होंने जो गांव की औरतें हैं वे लोकल भाषा बोलती हैं वहाँ की मिर्ज़ापुर की, उसको उन्हीं के शब्दों में उन्होंने लिखा है। बहू की विदाई और स्त्री की मनोभावना का सुंदर और सरस वर्णन किया है। कहानी में हमें भावुकता और कौतूहल तथा विस्मय प्रधान क्षणों का वर्णन मिलता है। इसमें दिखाया गया है कि इसमें छोटी छोटी बातों पे बहुत गौर किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं इस कहानी को पढ़ने में कि एक कहानी हमेशा प्रतिक्षण बदलती रहती है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहता है, तो ये कौतूहल भी बना रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस कहानी में ग्रामीण स्त्री की अनपढ़ स्त्रियां जो काफ़ी भोली भाली हैं और उनके बातचीत का यथावत वर्णन मिलता है। मैंने बताया था पहले कि गांव की अनपढ़ स्त्री वहाँ बैठी हुई थी और उनकी जो बातचीत है उनको पूरा उन्होंने उसी भाषा में लिखा है, जो पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसका कहानी में लेखिका विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर व्यंग करती हुई नजर आती है और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन तथा राष्ट्रीयता की भावना को प्राथमिकता दिया है। कहानी के बीच में उन्होंने जो विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर व्यंग किया है कि हमें अपने देसी वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए, क्योंकि उस समय जो स्वदेशी आंदोलन जो चल रहे थे उसका प्रभाव भी इस कहानी पर मिलता है। उस समय की आर्थिक अवस्था पर भी लेखिका ने सबका ध्यान आकर्षित किया है कि कैसे वंशीधर पालकी की सवारी महंगा होने पर इक्के की सवारी करना ज़्यादा अच्छा समझा है। यह कहानी एक यात्रा वृत्तांत कहानी है जिसमें रेल द्वारा की गई यात्रा का वर्णन मिलता है। इस रेल यात्रा के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो कौतूहल और यहाँ पे विस्मय होगा, यहाँ आप देख लीजिएगा, विस्मय, कौतूहल और विस्मय पैदा करती है। इस कहानी में मुख्य पात्र वंशीधर हैं और अन्य पात्र नवल किशोर जी हैं, जो उनके ममेरे भाई से ममेरे भाई तो हैं लेकिन वे मित्र जैसे हैं। सीता वंशीधर की साली है जो महज 10 साल की है, वंशीधर की पत्नी जानकी है। तो यहाँ पे ज़्यादा पात्र नहीं है, पात्र तो वैसे बहुत है लेकिन नाम नहीं दिए गए हैं। और ये मुख्य पात्र हम पहले याद रखिएगा कि वंशीधर जो है मुख्य नायक हैं, उसके बाद उनके मित्र और ममेरे भाई हैं नवल किशोर जी, और उनकी साली है वंशीधर की, वो सीता है, वो 1-2 बार ही उनका जिक्र आया है, वो महज 10 साल की है। और वंशीधर की पत्नी है जानकी। ये आते हैं प्रश्न, तो इनको याद रखिएगा कौन कौन से पात्र हैं और क्या उनका संबंध है। नवल किशोर की पत्नी का तो इस कहानी में वर्णन हुआ है, परंतु उसका नाम कहानी में लेखिका ने कहीं नहीं लिखा है। और कहानी का क्या सारांश है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। वंशीधर और नवल किशोर दोनों प्रगाढ़ मित्र हैं। वंशीधर सरल एवं गंभीर व्यक्ति हैं, किंतु नवल किशोर हंसोड़ और मजाकिया है। उनके मजाक से विशेष रूप से वंशीधर की पत्नी डरी और चिढ़ी रहती थी, किंतु पति की मित्रता के कारण वह शांत थी। पूरी कहानी नवल किशोर के मजाकिया स्वभाव और रेल यात्रा के दौरान वंशीधर को वेश धारण करने में परेशान करने की इर्द गिर्द घूमती है। वंशीधर अपने ससुराल आए हैं। ये कहानी इसमें दिखाया गया है कि वंशीधर और नवल किशोर दोनों दोस्त हैं। और चलिए हम आगे पढ़ते हैं। वंशीधर अपने ससुराल आए हैं। अचानक ही तार उनको मिलता है कि उन्हें सपत्नी वापस जाना है, क्योंकि उनका मित्र नवल किशोर भी आ रहा है। उनका मित्र उनसे पत्र लिखता है कि आप भी इस दिन आइए, मैं भी आऊँगा। मुगल सराय से इलाहाबाद की यात्रा वे एक साथ करेंगे। वंशीधर अपने मित्र से मिलने और साथ चलने की खुशी में मग्न होते हैं, किंतु उनकी पत्नी
जानकी को ये अच्छा नहीं लगता है और वह बाद में जाना चाहती है। नवल किशोर फिर तभी भी वो पत्नी को बोलते हैं कि चलो, तो वे उनके साथ चलती हैं। और नवल किशोर ने जहाँ और जिस समय मिलने का समय दिया था वे वहाँ नहीं पहुँच पाए। उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म घूमा पर वे नहीं थे। वंशीधर इसी कारण में बहुत चिढ़ गए थे, किंतु क्या करते, सफ़र तो करना ही था। मुसीबत तब हुई जब उसी डिब्बे में एक ऐसी महिला सवार चढ़ी जिसका पति छूट गया था। सभी लोग उस पर सहानुभूति तो दिखा रहे थे, किंतु कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। ऐसे में वंशीधर ने उससे सही स्थान पर पहुंचने का जिम्मा लिया। वंशीधर को पूरा यकीन था कि महिला का छूटा पति अगले स्टेशन पर जरूर तार देगा कि वह आ रहा है। बदनामी और अन्य कई बातों से बचने के लिए वे कुछ सवारी महिलाओं के साथ अगले स्टेशन पर उतरे। उस समय एक और चीज़ देखते हैं कि कोई छूट जाने पर तार देता था। इस कहानी से यही पता चलता है। वे तार पता करने गए। इसी बीच सभी सवारियां चली गईं। उधर तार न आया देखकर वंशीधर पेशोपेश में फंस गए। क्या करे क्या ना करे। झुंझलाकर उस दुलाई वाली के साथ आई सवारियों के बारे में पूछा। तुम ही उन स्त्रियों को लेकर गई हो? इस पर दुलाई वाली ने घूंघट उठाया और वंशीधर को पता चला कि वह कोई और नहीं, उसका मित्र नवल किशोर है। सब ठठहाकर हंस पड़े। तो इसी कारण, इस दुलाई वाली के कारण ही इस कहानी का नाम पड़ा धुलाई वाली। तो इस कहानी में जो नवल किशोर जो दोस्त थे वो पूरे रास्ते में एक घूंघट वाली चादर ओढ़ करके, घूंघट निकाल करके वो ट्रेन में बैठे सब कुछ देख रहे थे, पर उन्होंने पता नहीं चलने दिया वंशीधर को कि वे उस ट्रेन में हैं, और वो उन्हें बहुत परेशान करते रहे। और फिर बाद में जब पता चला कि ये नवल किशोर है तो दोनों मिलकर मित्र खूब पहले तो वंशीधर बहुत गुस्सा करते हैं, बाद में हंसने लगते हैं। तो ये कहानी एक यात्रा है, रेल यात्रा है, और इसमें हम देखेंगे कि बहुत इसमें हंसी मजाक के रूप में ही लिखा गया है, जिसे बाद पता चलता है कि अरे तो हंसी मजाक था, लेकिन उसमें काफ़ी एक चिंता हो जाती है कि इस औरत को कैसे पहुंचाए जो उनकी नवल किशोर की नवनेवेली दुल्हन थी। तो इसी के